विजन को साकार करने के लिए कराधान सुधारों को मुख्य सुधारों के रूप में संक्षिप्त रूप में रेखांकित किया है। आपराधिक विधि के संबंध में हमारी सरकार ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को अधिनियमित किया है। मुझे इस सम्मानित सदन और देश को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नया आयकर विधेयक भी न्याय की इसी भावना को आगे बढ़ाएगा। यह नया विधेयक अध्यायों और शब्दों की दृष्टि से वर्तमान विधि की अपेक्षा आधे से कम एवं पाठ रूप में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी। तथापि सुधार मंजिल नहीं है, बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के साधन मात्र है। सुशासन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाशील होने की आवश्यकता होती है। द थिरुकुरल ने श्लोक 542 में इसे व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है: वानों की वाजहुम उला गेल्ला मन्नावन कोनों की वाजहुम कुडी। अर्थात जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जमीनी हकीकत पर पैनी नजर रखते हुए और स्थितियों का गहन जायजा लेते हुए उचित प्रक्रिया की जाए और इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयासों के साथ संतुलन भी बनाए रखा जाए। निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और मैं पुनः इसको दोहराती हूँ कि निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और उसे संबोधित करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। मेरे कर प्रस्ताव इसी मनोभाव से प्रेरित हैं। मेरे प्रस्ताव के उद्देश्य इस प्रकार हैं: मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीटीएस को युक्ति संगत बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनुपालन के बोझ को कम करना, व्यवसाय कम करने की सुगमता, रोजगार और निवेश। मैं वैयक्तिक आयकर के संबंध में अपना प्रस्ताव अंत में प्रस्तुत करूंगी। कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीडीएस को तर्कसंगत बनाना। मैं टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्याओं को उसे युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस हेतु राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर पर कटौती की सीमा 50,000 से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा जो कि 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन देनों की संख्या में भारी कमी आएगी और भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन संप्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन संप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। मैं शिक्षा प्रयोजनों के लिए उन धन संप्रेषणों पर टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव भी करती हूं, जहां ऐसे धन संप्रेषण निर्दिष्ट वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण से हों। माल बिक्री से जुड़े हुए किसी भी लेन देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। अनुपालन से जुड़ी हुई कठिनाइयों से बचने के लिए मैं टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि अब उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। जुलाई 24 में विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब और गैर आपराधिक कर दिया गया था। मैं टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में आस्था रखती है। इसी के अनुरूप हम उन करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन किए वर्ष 2022 में विवरणी को अद्यतन करने की सुविधा लेकर आए, जिन्होंने सही आय की सूचना देने में चूक की हो। करदाताओं पर हमारा विश्वास सही साबित हुआ। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधित ब्यौरों को अद्यतन किया। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं अब किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं छोटे धर्मार्थ न्यास संस्थानों की पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपूर्ण आवेदनों को दाखिल किए जाने जैसी छोटी चूक के अत्यधिक गंभीर परिणाम न हों। वर्तमान में करदाता कतिपय शर्तों को पूरा करके ही अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए 0 वार्षिक मूल्य का दावा कर सकते हैं। करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बिना शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है। मैं अंतरण मूल्य की प्रक्रिया को कारगर बनाने और वार्षिक जांच का एक विकल्प मुहैया कराने हेतु 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण करने हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह योजना सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप होगी। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से सेफ हार्बर नियमों के दायरे को विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में अनेक वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने NSS खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब कोई ब्याज देय नहीं है, अतः मैं 29 अगस्त 2024 को या उसके पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम को किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं NPS वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूँ, जैसे कि समग्र सीमाओं के अध्ययन सामान्य NPS खातों के लिए उपलब्ध है। जुलाई 2024 में मेरे भाषण में मैंने वचन दिया था कि अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने सहित सभी प्रक्रियाओं को अगले 2 वर्षों में डिजिटलाइज करते हुए इन्हें कागज रहित कर दिया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिजिटलीकरण को क्रियाशील किया जा रहा है। जुलाई 2024 में हम अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आए थे। इस स्कीम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और लगभग 33,000 करदाताओं ने अपने विवादों के समाधान के लिए इस स्कीम का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया है। निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं। उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है जो ऐसे निवासी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित करती हैं। इसके अलावा मैं उन अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए एक सेफ हार्बर शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं जो निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों को आपूर्ति के लिए घटकों का भंडारण करते हैं। वर्तमान में टन भार कर स्कीम केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों को भारतीय जलयान अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है। हम भारतीय स्टार्टअप